हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम अनमोल है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, जो कि बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसे बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया। दोस्तों, इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के दरवाजे पूर्ण रूप से खुल चुके थे और अब वो बंगाल की लूट को शुरू करेंगे। दोस्तों, अंग्रेज सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं। मीर जाफर दोस्तों 1757 से लेके सन 1760 तक बंगाल का नवाब रहेगा। दोस्तों, मीर जाफर केवल नाम का ही नवाब होगा, बाकी ये करेगा वही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मात्र एक कठपुतली भर है। दोस्तों, अगर मैं आपको याद करवाऊं तो ये मीर जाफर कौन था? ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की थी और अब अंग्रेज़ों ने इसे बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया है। बंगाल का नवाब नियुक्त होते ही ये अंग्रेज़ों को 24 परगना वाला इलाका दान कर देता है कि आपका जो मन है इस इलाके में कीजिए। दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 24 परगना क्या चीज़ है। तो ये बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है। अभी प्रेजेंट में बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है और अंग्रेज़ों ने और मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को 24 परगना वाला इलाका पूरा ही दान कर दिया। और इसने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड या बिना कर के व्यापार करने की अनुमति भी दे दी कि आप मुझे किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं देंगे और आप बिना करके बिना टैक्स के यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे ही अंग्रेज़ों ने इसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया, इसने अंग्रेज़ों को कितना फ़ायदा पहुंचाया। बिना टैक्स के ट्रेड और 24 परगना वाला इलाका। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज़ सन 1760 में इसे नवाब के पद से हटा देंगे और इसके बाद अंग्रेज़ मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं। मीर जाफर के बाद दोस्तों अंग्रेज़ मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त करेंगे। मीर कासिम। दोस्तों, मीर कासिम सन 1760 से लेके 1764 तक बंगाल का नवाब रहता है। दोस्तों, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर की। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बंगाल के किस नवाब ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर की, तो उसका उत्तर होगा मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदली और मुंगेर कर दी। दोस्तों, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को 3 इलाके दिए। वर्धमान वाला इलाका, ये बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वर्धमान वाला इलाका, दूसरा चिटगांव वाला इलाका और तीसरा मिदनापुर वाला इलाका। पहला वर्धमान, दूसरा चिटगांव और तीसरा मिदनापुर। तो दोस्तों, मीर कासिम के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर की और इसने अंग्रेज़ों को 3 इलाके दिए दान में, जिसमें पहला था वर्धमान, दूसरा चिटगांव और तीसरा मिदनापुर। ये आपका जो मन है यहाँ पे कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि फारूक सियार, जो कि मुगल बादशाह था, उसने अंग्रेज़ों को एक दस्तक पास दिया था जिसकी मदद से अंग्रेज़ टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, वो दस्तक पास दिखा के। दोस्तों, अब अंग्रेज़ों ने उस दस्तक पास का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। वो कैसे? कि वो जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्हें ये दस्तक पास दे देते थे कुछ पैसों के बदले, उनसे पैसे लेकर कि ये लो, आप ये दस्तक पास लो, इससे आप कर मुक्त व्यापार करो, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगा। जब आप ये दस्तक पास दिखाएंगे तो आपसे टैक्स कोई भी नहीं लेगा, इसके बदले में आप हमें पैसे दो, हम आपको ये दस्तक पास दे देते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। ये बात मीर कासिम को अच्छी नहीं लगी और मीर कासिम ने इसका विरोध किया। जैसे ही मीर कासिम विरोध करता है, वैसे ही अंग्रेज इसे बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं। जैसे ही मीर कासिम ने अंग्रेजों से विरोध किया कि तुम दस्तक पास का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हें मिला है, तुम इन्हें दूसरे व्यापारियों को क्यों दे रहे हो, वैसे ही अंग्रेज इसे बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं और ये भागता भागता पहुंचता है शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम द्वितीय
दोस्तों शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह था, मुगल एम्परर था। ये शाह आलम द्वितीय और जो अवध का नवाब है, नवाब था उस समय शुजा-उद-दौला, इन दोनों के पास जाता है। शुजा-उद-दौला, दोस्तों शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था उस समय। इन दोनों के पास गया कौन? तो इन दोनों के पास गया मीर कासिम, जब इसे अंग्रेज बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं। ये इन दोनों के पास गया कि देखो मुगल बादशाह, देखो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो बंगाल को लूट रहे हैं, वो हम पर हावी हो रहे हैं, कुछ करिए। तो दोस्तों फिर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध, जिस युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर एक जगह है, अभी प्रेजेंट में बिहार में है। दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, और शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, ये मिलकर लड़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, कंपनी की सेना से, जिसकी अगुवाई कर रहा था हेक्टर मुनरो। दोस्तों ये सारी चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसकी अगुवाई कर रहा था हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा से दोहराऊं, बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 में। इस युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, और शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, ये तीनों मिलकर लड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और दोस्तों ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लड़ रही थी भारत के किसी बादशाह से। और दोस्तों इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की सेना जीत जाती है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जीत जाती है, और इन तीनों का गठबंधन हार जाता है। दोस्तों ये बहुत ही शर्मनाक हार थी और बहुत ही बड़ी हार थी। इस हार के बाद दोस्तों कई ऐसे फैसले हुए संधि में, जिसका कारण अंग्रेज़ों ने अपने एम्पायर को बढ़ाया संपूर्ण भारतवर्ष में। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बैटल ऑफ बक्सर समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, और इसमें दोस्तों फिर होती हैं दो संधियाँ, दो इलाहाबाद की संधियाँ। पहली होगी 12 अगस्त 1765 में, और दूसरी होगी 16 अगस्त 1765 में। तो दोस्तों इन संधियों को कराने के लिए, ये समझौता कराने के लिए, इलाहाबाद की संधि करवाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशल ब्रिटेन से लॉर्ड क्लाइव को बुलाती है कि लॉर्ड क्लाइव के सामने ये समझौता होगा। दोस्तों पहली संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दो संधियां होंगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, जिसमें पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 में। दोस्तों इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव थे, और मुगल बादशाह थे दूसरी तरफ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का नवाब दोस्तों उस समय चेंज होके बन गया था निज़ाम-उद-दौला, वो था इसमें शामिल, निज़ाम-उद-दौला। तो दोस्तों मैं अगर एक बार दोबारा से दोहराऊं, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि, पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 में। ये संधि होती है लॉर्ड क्लाइव और जो मुगल बादशाह था उस समय शाह आलम द्वितीय के बीच, प्लस इसमें निज़ाम-उद-दौला भी शामिल था। दोस्तों निज़ाम-उद-दौला था बंगाल का नवाब। इसे अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। तो दोस्तों अब इस संधि में क्या फैसले हुए वो देखते हैं। दोस्तों इस संधि में पहला और बड़ा ही महत्वपूर्ण जो फैसला हुआ वो था दीवानी राइट्स का। अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिल गए। इस संधि से अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ये दीवानी राइट्स क्या हैं। दोस्तों जितना भी बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, बंगाल से जितना भी टैक्स के माध्यम से पैसा आएगा, वो अब सारा जाएगा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसका मालिक होगी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जितना भी पैसा बंगाल से इकट्ठा होगा, बंगाल पूर्ण राज्य से, वो अब जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोस्तों ब्रिटिशर से ही तो चाहते थे पहले से कि हमारा कंट्रोल हो, पैसा हमारे पास आए, और वो उन्हें अब मिल गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई, उससे अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिल गए। दोस्तों दूसरा फैसला इसमें यह लिया गया कि जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, उसे 26 लाख की वार्षिक पेंशन दी जाएगी। मुगल बादशाह को, जो कि शाह आलम द्वितीय था, उसे वार्षिक हर साल की 26 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। और उसे जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उससे 2 इलाके लेकर दिए गए, जिसमें पहला था कड़ा का इलाका और दूसरा था इलाहाबाद का इलाका। दोस्तों मैं एक बार दोबारा से दोहराऊं, जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, ये फैसला हुआ कि उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाएगी और उसे कड़ा और इलाहाबाद का इलाका शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, उससे लेकर दिया गया। और दोस्तों इसमें तीसरा फैसला, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हुआ कि बंगाल में अब डायरकी लागू की जाएगी। डायरकी, डायरकी को हिंदी में बोलते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन, इसका मतलब दोस्तों ये है कि 2 बंदे सरकार को चलाएंगे, कि 2 व्यक्ति अब सरकार को चलाएंगे, या 2 सरकारें होंगी जो एक राज्य को चलाएंगी। दोस्तों अब डायरकी या द्वैध शासन में क्या होता है? दोस्तों इसमें यह फैसला हुआ कि बंगाल राज्य में डायरकी लागू की जाएगी, और इसमें जितने भी वित्त से रिलेटेड मामले हैं, जितने भी फाइनेंशियल मामले हैं, फाइनेंस से रिलेटेड मामले हैं, पैसों से रिलेटेड मामले हैं, वो देखेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी फाइनेंस या वित्त से रिलेटेड मामले हैं उसे देखेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से रिलेटेड मामले हैं उसे देखेगा कौन? जो बंगाल का नवाब होगा। एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा बंगाल का नवाब, और फाइनेंस वित्त मामले देखेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों आपने देखा कि कैसे मलाई मलाई ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख ली और नवाब को कुछ भी नहीं दिया, वो सिर्फ नाम का नवाब था। अब वो कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों कि लोग अपना सुख दुख किसके पास रोएंगे? नवाब के पास रोएंगे। कोई क्राइम हो जाता है राज्य में तो वो नवाब के पास जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो लोग, जो प्रजा है, वो नवाब के पास जाएगी। और उससे बिल्कुल उल्टा, जितना भी बंगाल राज्य से पैसा आएगा, वित्त मामले होंगे, पैसे से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तो देखा दोस्तों आपने, पैसा रख लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और नवाब को, बंगाल के नवाब को कुछ भी नहीं दिया। ये थी दोस्तों डायरकी। डायरकी से दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि डायरकी बंगाल में कौन लाया? तो इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में सबसे पहले डायरकी या द्वैध शासन कौन लाया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। ये 1765 में बंगाल में डायरकी लाता है। और दोस्तों इससे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल राज्य में डायरकी का अंत किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स ने दोस्तों 1772 में इस डायरकी का अंत कर दिया, जिसे लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में। तो दोस्तों ये 3 मुख्य चीज़ें इलाहाबाद की संधि में हुई, प्रथम संधि में, जो 12 अगस्त 1765 में हुई। अब दोस्तों इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई वो हुई 16 अगस्त 1765 में। 16 अगस्त 1765 में दोस्तों ये संधि हुई लॉर्ड क्लाइव और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला उसके बीच। शुजा-उद-दौला। दोस्तों एक बार मैं दोहरा दूं, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में होती है। ये लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई और इसमें यह फैसला हुआ कि अंग्रेज अब अवध में भी बिना कर के व्यापार करेंगे।
टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे। कहाँ पे? अवध में। पहले बंगाल में कर रहे थे, अब वो अवध में भी बिना कर के व्यापार करेंगे। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात इसमें ये हुई कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का खर्च है वो अवध के पैसे पर चलेगा, कि अब अवध के खर्चे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना चलेगी, कि अवध का जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसमें से ही इन्हें पैसे देने होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे के लिए, जो भी उन्हें खर्चा हो रहा है सेना के रखरखाव में। तो दोस्तों ये था बैटल ऑफ बक्सर। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये दोनों सन्नियाँ समझ में आ गई होंगी और बैटल ऑफ बक्सर भी आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।